अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये है सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्सेज क्या हो सकता है? इसका मतलब है आप ऐसी आज एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिफरेंट वे से उस बॉडी को प्रोवाइड हो रही होगी, जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में मूव करेगी। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये ऐसी फोर्स है जो बॉडी को कंपेल करती है टू मूव अराउंड द सर्कल, टू मूव इन द सर्कल। जैसे आज हम ये देखेंगे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है तो वो कौन कौन सी हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल हैं जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब अगर हम ये देखें कि एक स्ट्रिंग ले लें और उसके एंड पे, एक एंड पे हम स्टोन बांध दें और फिर उसको क्या करें, ऐसे अपने हाथ से, हैंड से क्या, एक सर्कुलर उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी इन सर्कुलर पाथ। कौन? स्टोन। अब स्टोन क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो फिर उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? तो हम फिर ये कहेंगे जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वेट की वजह से, बॉडी के वेट की वजह से वो टेंशन बॉडी को या स्टोन को सर्कल में मूव करवा रही है। जैसे मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं समझता हूँ कि दिस इज द, लेट कंसीडर दिस इज स्ट्रिंग, और आप ये समझ लें कि ये एक स्टोन है। जब आप इसको यहाँ से पकड़ के यूं मूव करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सर्कल में मूव कर रहा है ये। तो ये किसकी वजह से है? सेम इसी तरह स्टोन के साथ भी होना है। अगर हम उसको किसके साथ बांध दें? स्ट्रिंग के साथ, और फिर उसको सर्कल में ऐसे ऐसे मूव करवाएं तो वो सर्कुलेट करेगा। किस वजह से? इस स्ट्रिंग में जो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है इस वेट की वजह से देन बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करेगी। हम फिर उसको कैसे लिखेंगे? Tension. If we tie a stone with one end of the string and try to move it with the other free end, then stone will start circular motion with constant velocity due to the tension in the string, which provides the centripetal force to the stone as shown in fig। जैसे कि फिगर में आपने ये देख लिया है, ये स्ट्रिंग है और बॉडी ऐसे मूव कर रही है। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स के और बॉडी की मोशन के अलोंग के बीच में 90 डिग्री होगा, ये मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो बॉडी सर्कल में मूव करेगी। तो ये वाली फोर्स इस बॉडी को कंपेल करेगी कि ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ सर्कल में मूव करे। अब लेट्स सपोज कि मैं ऐसे रिवॉल्व करते हुए, इसको मूव करवाते हुए इसको छोड़ देता हूँ किसी पॉइंट पे, तो आप देखेंगे वो इस साइड पे चली गई है फ्री। जब छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा? लेट्स सपोज इसी तरह ये रिवॉल्व कर रहा था स्टोन, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट पे उसको रिलीज कर दिया, ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा। और इसकी मोशन कैसे होगी? वो सेंट्रीपिटल फोर्स के टेंजेंट होगी, मीन परपेंडिकुलर होगी। रीजन, सेंट्रीपिटल फोर्स is always directed toward the center of the circle in which the body is moving. Now I have released the string at point P and body move along the PQ line which is tangent on the circle. Tangent is nothing but a straight line which touches the circle of the a single point of the circle as shown in fig। अब इससे आपने क्या सीखा है? इसको मैंने ये लिख दिया है, इफ वी रिलीज अ स्टोन एट पॉइंट पी देन स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट PQ and will move along the straight line। इसी लाइन के अक्रॉस वो मूव करता रहेगा अनटिल के अनबैलेंस फोर्स उसको अप्लाई ना की जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ कोई भी बॉडी कंटिन्यू रखती है अपनी स्ट्रेट लाइन में मोशन को अनटिल के अनबैलेंस फोर्स उसको प्रोवाइड ना की जाए। यही चीज यहाँ पे भी होगी। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जब भी कोई चीज आप ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर देती है। ऐसे याद रखिएगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है
वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ की ग्रेविटी है वो भी किया है कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है। हमेशा बॉडीज जो होती हैं, जब आप उनको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो डाउनवर्ड मूव करती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपने लिख लेना है इस चीज को। अब ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी की एग्जांपल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो मून से बड़ी है, तो मून अर्थ के बाहर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। रीजन, अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करती है किसको? मून के ऊपर, और मून को हर पॉइंट पे क्या कर रही होती है? अट्रैक्ट कर रही होती है। जरा आज इस बात को आपने समझना है कि वो कैसे अट्रैक्ट करती है। मून हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। अब इसको गौर कीजिएगा जरा। लेट्स सपोज ये मून की डायरेक्शन है पी पॉइंट पे, ऐसे ही इसके बाहर मून रिवॉल्व कर रहा है और ये पॉइंट आप अर्थ ले लें। जब ये मून इस तरफ जाना चाहता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बॉडी यहाँ पे मूव करना चाहती है, इसलिए मैंने पहले स्ट्रिंग में समझाया है कि अब आप उसको रिलीज कर दें, पुलिंग फोर्स उस पर नहीं है कोई, जो कि स्ट्रिंग में थी टेंशन, तो वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो आपने एक बात याद रखनी है, अपनी बुक पे लिखनी है, व्हाट इज नेचुरल मोशन ऑफ द बॉडी इन द यूनिवर्स। और वो है बच्चे, नेचुरल मोशन ऑफ द बॉडी इन द यूनिवर्स इज स्ट्रेट लाइन। हर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है। तो अभी देखिएगा इसमें मैं कैसे आपको समझाता हूँ। पी पॉइंट पे मून क्या है, उसकी लाइन ये होने, ये वाली इधर मूव करना चाहता है। अगर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ नहीं है तो किधर जाएगा? ऐसे। लेकिन वो तो हर वक्त मौजूद होती है और हर पॉइंट पे होनी है। तो अब ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ की, यहाँ से ऐसे लगेगी सेंटर की तरफ। तो मैं इसको जरा ऐसे शो करता हूँ, यूं। अब ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है मून, लेकिन फिर उसको ऐसे, नो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो ऐसे पुल लगेगी, डाउन आ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यूं हर वक्त हर पॉइंट पे अर्थ जो है वो पुलिंग फोर्स लगा रही होती है किस पे? मून पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, मून फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अर्थ के बाहर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। सेम इज द केस फॉर द अर्थ अराउंड द सन, एंड इसी तरह बाकी प्लेनेट के साथ भी ऐसा ही होता है। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है अर्थ के बाहर, वो भी सेम बिहेवियर को शो करता है कि अर्थ के बाहर जब ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो हर पॉइंट पे अर्थ भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रही होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, अर्थ, लेट्स सपोज यहाँ पे सैटेलाइट है और वो उसकी मोशन ऐसे होना चाहती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगी, इसको ऐसे बेंड करेगी यूं। तो इसकी मोशन फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ग्रेविटेशनल पुल डाउन आएगी, फिर इसकी मोशन ऐसे हो जाएगी। हमेशा जो मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अदर बॉडी है इन सर्कुलर पाथ, वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। टेंजेंट मैंने समझा दिया आपको। फिर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहती है, सैटेलाइट इधर जाना चाहता है, लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स फिर इसको पुल करता है सेंटर की तरफ, फिर ये ऐसे मोशन शो करता है। तो इसी तरह हर पॉइंट पे एक पुलिंग फोर्स लग रही होती है। तो इस पुलिंग फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाती है और इसलिए कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती रहती है अदर प्लैनेट। इसलिए मैंने क्या लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। The moon revolve around the earth due to centripetal force provided by the gravitational force of the earth. इसी तरह से फ्लाइट के लिए भी यही है, सेम प्रिंसिपल है। नाउ वॉशिंग मशीन, घर में जो वॉशिंग मशीन है उसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देता है? और कपड़े ड्राई कैसे होते हैं? वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है। सिंपली क्या है, जब आप उसमें वेट क्लॉथ्स होते हैं, पुट करते हैं क्लॉथ्स और सारा वो मिक्स होके वेट क्लॉथ्स और वॉश हो जाते हैं, तो ड्राई कैसे होते हैं ये आपको समझना है। उसके अंदर एक ड्रम होता है, ड्रम के अंदर बहुत ज्यादा होल्स होते हैं, ऐसे सर्कुलर सिलेंडर होता है ड्रम, और इसके अंदर क्या है, मैनी होल्स हैं। जब वेट क्लॉथ्स इधर होते हैं, वेट क्लॉथ्स
इसको ये स्पिन करवाता है। जब ये स्पिन करते हैं तो फिर क्या हो जाती है, फ्रिक्शन बिटवीन द वेट क्लॉथेस एंड द वॉल्स ऑफ द ड्रम प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने नोट कर लेना है। कौन है जो इन वेट क्लॉथेस को मूव करवाएगा सर्कुलर पाथ में? फ्रिक्शन बिटवीन द वेट क्लॉथेस एंड द वॉल्स ऑफ द ड्रम प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द क्लॉथेस इन द सर्कुलर पाथ। अब होता क्या है, ये बड़ी फोर्स के साथ इस वॉल्स के साथ जाके कोलाइड करते हैं क्लॉथेस, और इसमें से जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि स्मॉल होते हैं, मैस कम होता है, इस वजह से वो मूव नहीं करते, और पानी जो होता है इन होल्स के जरिए फोर्स्ड आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो इसी तरह जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। हम इसको इधर से समझ सकते हैं, कैसे मैंने लिखा है, वॉशिंग मशीन ड्रायर। A dryer is a metallic cylindrical drum. मेटल का होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ये सिलेंडर टाइप है ये वाला। With many small holes, wet clothes are put into it. When cylinder rotate at very high speed, the friction between, ये मैंने इसलिए नोट किया है ताकि आप इसको समझ लें, friction between clothes and drum walls provide the centripetal force to escape water from the drum through the holes। इस तरह ये जो कपड़े होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट मुझे है क्रीम सेपरेटर। ये कैसे काम करता है? क्रीम सेपरेटर जैसे आमतौर पे घरों में भी, देहातों में तो होता ही है, शहर में भी ऐसा होता है कि वो मलाई जो होती है वो किसी बर्तन में डाल के और उसके ऊपर कोई मशीन लगा के उसको स्पिन करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो क्रीम है या बटर है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये सिंपल सा मेथड है। वो भी इसी तरह एक बास्केट टाइप मशीन होती है। जब उसमें वो मलाई डाल के उसको स्पिन करवाया जाता है तो उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। बटर के पार्टिकल लाइटर होते हैं, और जो उसमें बाकी दूध या लस्सी आप कह लें होता है, लिक्विड होता है, उसके पार्टिकल हैवी होते हैं। जब उसे स्पिन करवाते हैं तो एक्सिस के साथ लाइटर पार्टिकल आ जाते हैं क्योंकि उनका मैस कम होता है, और जिनका मैस हैवियर होता है वो बड़ा रेडियस बनाते हैं। और बड़े रेडियस बनाएंगे तो इसका मतलब है वो किसके साथ होंगे, पेरिफेरल टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो फिर इसको जो एक्सिस के साथ बटर आ जाता है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। तो आप समझ लें कैसे काम कर रहा है क्रीम सेपरेटर। When milk spins rapidly, the lighter particle of the cream experience less centripetal force and move toward the axis of machine। जैसे मशीन का ये एक्सेस है तो वो सारे बटर पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, और हैवियर पार्टिकल, ये देखें इनका रेडियस कम है, हैवियर पार्टिकल यहाँ पे है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लस्सी लिख देता हूँ, और ये इनका रेडियस ये बड़ा बनेगा क्योंकि मैस और रेडियस का रिलेशन इनवर्स होता है। सेंटीमीटर फोर्स एंड मूव टुवर्ड द एक्सिस ऑफ मशीन, बट heavier particle need greater centripetal force to keep their circular motion in the circle and moves away toward the walls, so cream is separated easily around the axis। यहाँ पे इसको फिर कलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह ये क्रीम सेपरेटर काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज में हम एमसीक्यू और फिर शॉर्ट और सारे जो क्वेश्चन हैं उसको डील करेंगे। और ये बच्चे आपके नोट्स हैं, इसको अच्छे तरीके से समझना है। नोट्स इसीलिए लिखता हूँ, आपने इसको जाके किधर रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे आपका मेन फोरम है, बोर्ड, टेस्ट एटसेट्रा। ये इसलिए अंदाज और ये सारी हेडिंग बनाता हूँ ताकि आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करें और अच्छे मार्क्स ले सकें। और इसमें साथ साथ समझा देता हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।